नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ये तो आप सबको पता होगा, पर उन्हें अरेस्ट किया क्यों गया? अगर आप भी सोई हुई जनता की तरह बस टीवी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया से खबरें पढ़कर इस केस को जज कर रहे हैं तो गलत है आप। आखिर ईडी ने किन सबूतों के आधार पर केजरीवाल को अरेस्ट किया है और ये दिल्ली लीकर स्कैम है क्या? सारी कहानी डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले समझते हैं लीकर स्कैम है क्या। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि एक स्टेट गवर्नमेंट को सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और ये पैसे एक स्टेट गवर्नमेंट के पास दो तरीकों से आते हैं। पहला सेंटर से और दूसरा ओन रेवेन्यू से। सेंटर से जो पैसा आता है ये वो या तो डोनेशन या हेल्प से आता है, या फिर जो सेंटर के टैक्सेस पर स्टेट का एक शेयर होता है उससे आता है। और ये शेयर हर स्टेट का अलग अलग होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है किसी भी स्टेट का। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ओन रेवेन्यू पर ज़्यादा बढ़ जाए। अब ओन रेवेन्यू में पैसा आता है स्टेट जीएसटी से, वैट से और डीजल, पेट्रोल और अल्कोहल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उससे। अब एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे फास्ट तरीका क्या होता है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का? वो है डीजल, पेट्रोल और अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अल्कोहल से इतना प्यार क्यों करती है? वो इसीलिए क्योंकि अगर आप डीजल, पेट्रोल पर टैक्सेस बढ़ा दोगे तो हर जगह हल्ला हो जाता है और काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा मगजमारी करने लग जाते हैं। अगर वहीं आप अल्कोहल पर टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग शराब के महंगे होने के गम में उसे और पीने लग जाते हैं। और दिल्ली में शराब के ठेकों के साथ तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहली, दिल्ली के ठेकों पर कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। हाल ये है कि अगर किसी लोकल एरिया में कोई शराब का ठेका है और वहाँ पर इतनी भीड़ लग जाती है कि आसपास के जितने भी आम लोग हैं उनको काफ़ी अनप्लीजेंट फील होता है ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि सड़क पर इतने सारे शराबी एक साथ भर जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है कि आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा और यूपी, वहाँ पर शराब बहुत सस्ती है और काफ़ी सारे लोग हरियाणा से खुद जाकर शराब को लाना प्रेफर करते हैं रेदर देन कि वो दिल्ली से खरीदें। क्योंकि दिल्ली की जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी है शराब को लेकर, उसमें आपको शराब को एक फिक्स प्राइस पर बेचना होता है और आप कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। इस वजह से जो लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जाते हैं और जो रेवेन्यू दिल्ली की गवर्नमेंट खुद कमा सकती थी वो सारा पैसा बाहर की स्टेट्स में जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिकर माफिया और करप्शन। काफ़ी सारी लिकर शॉप्स टैक्स इवेजन करती हैं और कुछ गिनी चुनी ब्रांड्स को ही सेल करती हैं जिन पर उन्हें भारी कमीशन मिलता है, जिससे लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाते और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब होता है, जिससे लोग दारू कम खरीदेंगे और अल्टीमेटली सरकार का रेवेन्यू कम होगा। अब दिल्ली की गवर्नमेंट ने इन सारी प्रॉब्लम्स को देखा और उन्होंने सोचा कि इस एक्साइज पॉलिसी में कुछ बदलाव करने होंगे। तो गवर्नमेंट ने एक नई लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसमें इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। जहां पर पहले दिल्ली में सारी लिकर शॉप्स को गवर्नमेंट ओन करती थी, वहीं पर अब इन सारी शॉप्स को प्राइवेट बिजनेसेस चलाएंगे। और इसमें पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने ये निकाला कि दिल्ली को टोटल 32 जोन्स में डिवाइड किया जाए और हर जोन के लिए बिडिंग हो। जैसे एक नॉर्मल ऑक्शन में होता है कि एक मिनिमम प्राइस किसी चीज़ का सेट कर दिया जाता है और लोग आकर उस पर बोली लगाते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा चीज़ उसकी। इसी तरीके से हर जोन के लिए बिडिंग होगी और हर जोन के लाइसेंस के लिए जो मिनिमम प्राइस रखा गया वो था 221 करोड़ रुपए। और एक जोन में टोटल 27 लिकर रिटेल शॉप्स खोली जा सकती हैं और टोटल 849 रिटेल शॉप्स को खोलने का सरकार ने प्लान किया था। लेकिन हर रिटेल शॉप्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें रखी थी। रिटेल शॉप का जो एरिया है वो कम से कम 500 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। अब इस फील्ड में प्राइवेट खिलाड़ियों के आने से शराब की कई सारी वैरायटियां लोगों को मिल सकेंगी, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। जहाँ पहले शराब को एक फिक्स प्राइस पर बेचा जाता था और ओवरऑल आसपास के स्टेट से दिल्ली का जो शराब का प्राइस था वो काफ़ी महंगा था, वहीं पर अब एक रिटेल शॉप 25% तक का डिस्काउंट दे सकती है एक शराब की बोतल पर। दुकानें अब रात के 3 बजे तक खुल पाएंगी। मिनिमम ड्रिंकिंग एज जो थी वो पहले 25 साल थी, अब उसको घटाकर 21 साल कर दिया गया। नंबर ऑफ ड्राई डेज जहाँ पहले 25 होते थे एक साल में, वहाँ एक साल में सिर्फ 3 हो गए। और होम डिलीवरी को भी अवेलेबल करा दिया गया दिल्ली में शराब के लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, लिकर माफिया और करप्शन। अब ये जो पूरा लिकर माफिया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। ये लोग कुछ सेलेक्टेड 2-3 ब्रांड्स को ही ज़्यादा सेल करते हैं जिन पर इन्हें मोटा कमीशन मिलता है, जिससे दिल्ली वालों के पास काफ़ी कम ऑप्शन बचते हैं शराब पीने के लिए। और कई सारी दुकानें टैक्स भी पे नहीं करती हैं, जिससे गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू कम होता ही है, ऊपर से ब्लैक मनी काफ़ी बढ़ जाता है। अब एक कंपनी 2 से ज़्यादा लाइसेंस पर बिड नहीं कर सकती जिससे मोनोपोली क्रिएट ना हो, और एक ही कंपनी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर नहीं हो सकती जिससे मार्केट में कार्टल क्रिएट ना हो। और टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि जिस टाइम पर आप लाइसेंस फ़ी भर रहे होंगे
उसी टाइम पे आपको सारा टैक्स भी एडवांस में पे करना हो, जिससे लिकर माफिया को कंट्रोल किया जा सके और ब्लैक मनी को भी खत्म किया जा सके। अब दिल्ली की लिकर मार्केट को प्रीमियम बनाने के लिए गवर्नमेंट का प्लान बिल्कुल रेडी था और इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और अगस्त 2021 में गवर्नमेंट कहती है कि ये स्कीम एकदम सुपर हिट हो चुकी है और सिर्फ लाइसेंसेस को बेचकर ही दिल्ली गवर्नमेंट ने 5,600 करोड़ रुपए कमा लिए थे और गवर्नमेंट का प्लान था कि ये इनकम उनकी 10,000 करोड़ तक होने वाली है। तो ये थी दिल्ली की नई लिकर पॉलिसी। ये ऑन पेपर एकदम परफेक्ट थी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और ये सारे लोग आज जेल में क्यों? अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। कोई इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा था और कोई इसके अगेंस्ट में था। वहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि सरकार को थोड़ा काबू करना चाहिए शराब की बिक्री पर आपने तो यंगस्टर्स के लिए इस लीगल एज को 25 साल से 21 साल कर दिया। वो अलग बात है कि फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने हरियाणा में लीगल एज 25 से घटाकर खुद 21 साल कर दी। यहाँ लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दारू कैसे बेचे उसके बारे में सोच रही है। अब मैं बताता हूँ ये पॉलिसी आगे जाकर इतनी फेल क्यों हुई। अब प्रॉब्लम ये थी कि 500 स्क्वायर फीट की जगह एक बहुत बड़ा एरिया होता है और रिटेल शॉप्स खोलने के लिए कई लोगों को ये जगह ढूंढने में प्रॉब्लम आई और किसी को जगह मिल भी गई तो वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिलती थी और आसपास के स्टेट्स में भी दारू के प्राइस को लेकर एक वॉर छिड़ गई थी, जहाँ पर हर कोई दारू को सस्ते से सस्ते में बेचने के लिए लगा हुआ था। अब जहाँ पर दिल्ली में बाय वन गेट वन फ्री के नारे लग गए थे, लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए कि एक दारू की बोतल लो उसके साथ एक दारू की बोतल फ्री। अब इन सारी चीज़ों में जो रिटेल शॉप्स थे उनका प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया था और इससे लोग काफ़ी परेशान थे। इतना ज़्यादा कंपटीशन और टैक्सेस की वजह से कुछ लोग तो इतने तंग आ गए कि उन्होंने सरकार को अपने लाइसेंस ही वापस कर दिए। गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि 849 शॉप्स खुलेंगी पर मई 2022 तक सिर्फ 639 शॉप्स ही खुल पाई और जुलाई 2022 तक ये नंबर 464 पर पहुंच गया और जिसमें गवर्नमेंट को करोड़ों का लॉस हुआ और सरकार ने सारा ब्लेम एलजी पर डाल दिया क्योंकि एलजी ने परमिशन दी थी कि कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी इन शॉप्स को खोला जाएगा। लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के 2 दिन पहले एलजी ने कहा कि अगर आपको अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में शॉप्स खोलनी है तो आपको वहाँ की एमसीडी और डीडीए से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉप्स खुली नहीं पाई। जुलाई 2022 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ने एलजी को एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई हैं इस एक्साइज पॉलिसी में। एलजी ने इस रिपोर्ट को पढ़ा और आगे सीबीआई जांच की मांग करी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ने ये 3 बड़ी एलिगेशंस लगाई एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर, जिसको हेड कर रहे थे खुद मनीष सिसोदिया। अब वो एलिगेशंस मैं बता रहा हूँ, यहाँ से बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि असली केस यहीं से शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ है। जैसे मनीष सिसोदिया ने कोविड का बहाना देकर कुछ कंपनीज को 145 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी कंपनसेशन दिया, मतलब 145 करोड़ रुपए उनसे कम लिए और एक कंपनी को ईएमडी फीस वापस कर दी गई जब उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिली रिटेल शॉप खोलने के लिए। अब ये ईएमडी फी क्या होती है? देखिए, अगर आपको इसमें लाइसेंस की बिडिंग करनी है तो आपको 10 लाख रुपए की एक नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ती है और 30 करोड़ रुपए की एक ईएमडी का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये जो 10 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस थी ये तो आपको रिफंड नहीं होगी, लेकिन जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो फीस थी उसको बिडिंग के बाद वापस कर दिया जाता था। और ये ईएमडी फीस सरकार इसलिए रखती थी ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही इसमें बिडिंग करने आए। और एक कंपनी को ईएमडी फीस वापस कर दी गई जब उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिली उस एरिया में रिटेल शॉप खोलने के लिए, जबकि ईएमडी फीस को तब तक वापस नहीं किया जाता है जब तक डील डन ना हो जाए। चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ने कहा कि अगर उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिली तो उसमें कंपनी की गलती है, आपने फीस क्यों वापस कर दी। और एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिल्ली में फौरन लेकर के प्राइस को कम कर दिया और बियर के केस में 50 रुपए की एक इम्पोर्ट पास फी लगती थी, उस फीस को भी हटा दिया गया, जिससे दोनों का प्राइस कम हो गया और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। और सेकंड एलिगेशन ये थी कि मार्केट में कार्टलाइजेशन हो चुका है। कार्टल का मतलब क्या होता है? जब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आपस में मिलकर काम करने लगती हैं और मार्केट से कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिससे कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट का प्राइस काफी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे मार्केट में कार्टल क्रिएट ना हो, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर एक कंपनी नहीं हो सकती। पर ये रूल्स ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किए गए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज को लाइसेंस दिया था जो सीक्रेटली मिलकर काम कर रही थी। और थर्ड एलिगेशन थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस किए पॉलिसी में बिना एलजी और कैबिनेट की परमिशन के। ये चेंजेस इसलिए किए गए थे ताकि कुछ कंपनीज को बेनिफिट मिले और उनसे बदले में कुछ पैसे लिए गए। ये पॉलिसी अब डूब रही थी
और गवर्नमेंट का रेवेन्यू पहले से भी 32% कम हो चुका था। इस पॉलिसी को फेल होता देख 31 जुलाई को दिल्ली की गवर्नमेंट इस पॉलिसी को वापस ले और पुरानी पॉलिसी वापस से लागू कर देती है। 17 दिन बाद 17 अगस्त को सीबीआई एफआईआर कर देती है और 2 दिन बाद ही 31 जगहों पर रेड मारी जाती है और इस केस में पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व थी। इस वजह से यहाँ पर एंट्री होती है ईडी की। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। इस पीएमएलए को याद रखना, इसी की वजह से आज तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई है। सितंबर 22 से फरवरी 23 तक ईडी ने कई अरेस्ट किए, जिसमें विजय नायर और के कविता शामिल थी और इन सभी लोगों को साउथ ग्रुप बोला गया। ये साउथ ग्रुप वो ग्रुप है जिनके फेवर में इन रूल्स को बैंड किया गया था और बदले में इनसे पैसा लिया गया था। और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ईडी उन्हें पीएमएलए के तहत अरेस्ट करती है। उन पर एलिगेशंस थी कि मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी के रूल्स को बैंड किया इस साउथ ग्रुप के फेवर में और इसके बदले में उन्होंने सबसे 100 करोड़ रुपए लिए। इसी के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी 9 समन्स भेजे, लेकिन उन सभी समन्स को केजरीवाल ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल कहते हैं कि ये सब बीजेपी की साजिश है ताकि वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग ना कर पाएं। 17 मार्च 2024 को 9th समन आता है और केजरीवाल को की कॉन्स्पिरेटर बता दिया जाता है इस पूरे केस का। अब केजरीवाल को पता था कि उनको अरेस्ट किया जाने वाला है, तो केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं अपनी एक अरेस्ट की प्रिवेंशन के लिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि इस केस में आप टेंशन मत लो, आमतौर पर इस केस में अरेस्ट नहीं होते हैं, तो आप ईडी के पास जाइए और उनसे बात करके ये पूछिए कि एक्चुअल में ये पूरा केस है किस बारे में। और 10वें समन के साथ ही ईडी उनके घर पहुंच जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ईडी कहती है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी सीरियस एविडेंस है कि उन्होंने के कविता से 100 करोड़ रुपए लिए हैं उनको एक्साइज पॉलिसी में फेवर देने के लिए। अब मैं बात करता हूं कि सीबीआई और ईडी ने क्या मेन चार्जेस लगाए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। सबसे मेन चार्ज ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक्साइज पॉलिसी के रूल्स को बेंड किया है इस साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए और उनसे बदले में कुछ पैसे लिए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि लिकर बिजनेस में काफ़ी सारे कार्टेल फॉर्म हुए हैं। ईडी ने कहा वैसे तो कई सारी कंपनीज थी, पर इन कंपनीज के पीछे सेम ही लोग मिलकर काम कर रहे थे। ये किया जा रहा था साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए और केजरीवाल इस सब के बारे में जानते थे। और ये सारे एविडेंसेस मनीष सिसोदिया के फॉर्मर सेक्रेटरी सी अरविंद की स्टेटमेंट से मिले हैं और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें पेपर पर लिखकर कुछ रूल्स दिए और उन्होंने बोला कि रूल्स के बेसिस पर कुछ पॉलिसीज बनाओ और ये सब केजरीवाल के घर में हुआ था। और ये स्टेटमेंट सी अरविंद ने ईडी को दिए हैं और इसी वजह से आज केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस के आधार पर किसी को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन, कि मतलब जब तक हमारे खिलाफ सारे चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते कोर्ट में जब तक हम इनोसेंट हैं। लेकिन यहाँ पर आती है सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को चार्ज किया गया है पीएमएलए के तहत और पीएमएलए में ये सब उल्टा है। पीएमएलए कहता है कि यू आर गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन, मतलब जब तक आप अपने ऊपर से सारे चार्जेस को उतार नहीं देते जब तक आप गुनहगार हो। पीएमएलए में मोदी सरकार खुद 2018 में बदलाव लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने 2 बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी। पहला, आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आप इनोसेंट हो और दूसरा, आपको बेल मिलने के बाद आपको ये प्रूव करना होगा कि आप ये गुनाह दोबारा नहीं करोगे। अब मैंने आपको दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स बता दिए हैं, अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको किसकी साइड लेनी है। एक बात तो पक्की है कि कोई भी दूध का धुला नहीं है और इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने एजुकेटेड तो बन चुके हो कि अगर आप किसी डिबेट में बैठोगे तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि आपको किस साइड रहना है। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगली वीडियो में मैं किस टॉपिक के ऊपर डिटेल में रिसर्च लाऊं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।